नमस्कार। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया जाता है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों पर सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है महिलाओं और बालकों के विरुद्ध अपराधों के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल ने। उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय से पूछा कि विभिन्न राज्यों में महिलाओं और बालकों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के लिए विशेष रूप से पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के परिचालन की वर्तमान स्थिति क्या है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और केंद्रीय योजनाओं के बावजूद इन न्यायालयों के धीमे और असमान क्रियान्वयन के लिए क्या कारण है। मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने और पीड़ितों के लिए न्याय प्रदायगी में सुधार के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं। इन स्पेशल कोर्ट के प्रभावी संचालन के लिए अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण, क्षमता निर्माण और जन जागरूकता के लिए किन उपायों की योजना है। इस सवाल का जवाब दिया महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय ने सूचित किया है कि आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 के अधिनियमन और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के मामलों की त्वरित सुनवाई और निस्तारण के लिए विशेष पॉक्सो न्यायालयों सहित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना अक्टूबर 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना की अवधि का 2 बार विस्तार किया जा चुका है। इसमें 790 न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है। इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 1952 करोड़ रुपए है, जिसमें CSS पैटर्न पर निर्भया कोष से केंद्रीय हिस्से के रूप में 1207 करोड़ रुपए व्यय किया जाएगा। न्याय विभाग ने ये भी सूचित किया है कि उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 30/9/2025 तक 29 राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों में 400 विशेष पॉक्सो न्यायालयों सहित 773 FTSC कार्यशील हैं। योजना की शुरुआत से न्यायालयों ने विशेष पॉक्सो न्यायालयों द्वारा निस्तारित 2,25,617 मामले सहित सामूहिक रूप से 3,50,685 मामलों का निस्तारण किया है। FTSC स्थापित करने और उनका प्रभावी कामकाज सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य, संघराज्य क्षेत्र सरकारों और उच्च न्यायालयों की है। संचालन व्ययों को पूरा करने के लिए लचीला अनुदान घटक के साथ प्रति न्यायालय 1 न्यायिक अधिकारी और 7 सहायक कर्मचारियों के वेतन के लिए CSS पैटर्न के तहत केंद्र सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करके इस पहल में सहयोग करती है। न्यायालयों में मामलों का समय पर निस्तारण कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें अन्य बातों के साथ ही पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों, सहायक कर्मचारियों, भौतिक बुनियादी सुविधाओं, हर मामले में तथ्यों की जटिलता और साक्ष्य की प्रकृति, फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट मिलने में लगने वाला समय और वकील संघ, जांच एजेंसियों, गवाहों और वादियों जैसे प्रमुख हितधारकों का सहयोग शामिल है। देरी के अन्य कारणों में बार बार स्थगन और सुनवाई के लिए मामलों की निगरानी, ट्रैकिंग और बंच करने के लिए पर्याप्त प्रणालियों का अभाव शामिल है। न्याय विभाग इन विशेष न्यायालयों का संचालन और प्रभावी कामकाज सुनिश्चित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। लंबित मामले, निस्तारण दर और नई मांगों जैसी बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में FTSC को दोबारा आवंटित करने के लिए विभाग को दी गई संचालन संबंधी छूट के तहत असम, बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तराखंड जैसे राज्यों को उनके अनुरोधों के आधार पर अतिरिक्त FTSC आवंटित किए गए हैं। निगरानी को मजबूत करने के लिए न्याय विभाग ने एक डैशबोर्ड विकसित किया है, जो विस्तृत आंकड़े एकत्र करता है और उच्च न्यायालयों से प्राप्त सुझाव के माध्यम से FTSC के कार्य निष्पादन को ट्रैक करता है। इसके अलावा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने समर्पित पॉक्सो ट्रैकिंग पोर्टल तैयार किया है, जो बाल कल्याण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों, विधिक सेवा प्राधिकरणों और राज्य सरकारों के मध्य अंतर विभागीय समन्वय को आसान बनाता है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है अनुसूचित जाति के छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद चंद्रकांत दामोदर हंडोरे ने। उन्होंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान रूप से पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा झेले जा रही शैक्षिक असमानताओं को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं। देश भर में अनुसूचित जाति क्षेत्रों में शिक्षा सहित मूलभूत सुविधाओं के प्रावधान को बढ़ाने के लिए सरकार ने कौन कौन सी नई पहल शुरू की है। क्या इन योजनाओं की सफलता की निगरानी और मूल्यांकन किया जा रहा है और सुधार के लिए क्षेत्र चिन्हित किए जा रहे हैं? अगर हाँ, तो इनका ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब दिया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
रामदास अठावले ने अपने जवाब में उन्होंने बताया कि सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के सामने आ रही शैक्षिक असमानताओं को दूर करने के लिए कई योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है ताकि गुणवत्ता परक शिक्षा तक उनकी समान पहुंच सुनिश्चित की जा सके। इनमें अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति और अन्य के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जातियों के लिए यंग अचीवर्स के लिए उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, जिनमें अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए टॉप क्लास शिक्षा, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और पीएम केयर्स चिल्ड्रन के लाभार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप। लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत छात्रावास घटक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम की शिक्षा ऋण योजना, उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा कार्यान्वित कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की केंद्रीय क्षेत्र की योजना, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय साधन सहयोगिता छात्रवृत्ति योजना। इनके अलावा केंद्रीय शिक्षा संस्था CEI प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित अनुरक्षित या सहायता प्राप्त केंद्रीय शैक्षिक संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों से संबंधित छात्रों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग 2018-19 से समग्र शिक्षा का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति वाले क्षेत्रों सहित देश भर में सभी बच्चों को कक्षा में एक समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसे आवासीय स्कूलों, छात्रावासों जैसी पहलों का भी समर्थन करती है। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर लिंग और सामाजिक श्रेणी के अंतर को दूर करना समग्र शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। इस योजना के दायरे में बालिकाएं और सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह से संबंधित बच्चे भी हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, BPL परिवारों से संबंधित कक्षा 8 तक के सभी बालिकाओं और बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान की जाती है और अनुसूचित जाति सहित सभी बच्चों को प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा वर्ष 2025-26 के दौरान स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने समग्र शिक्षा के तहत सभी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्मार्ट कक्षाओं और प्रयोगशालाओं के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इन योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन भी किया जा रहा है। सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और हितधारकों के लिए राज्यों की प्रगति की समीक्षा करने के साथ ही किसी भी लंबित मुद्दों का समाधान करने के लिए नियमित निगरानी के लिए क्षमता निर्माण और सहायता क्लस्टर क्षेत्रीय बैठकें या कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा लाभार्थियों के बैंक खातों को आधार से जोड़ा जाना सुनिश्चित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल की विभिन्न एजेंसियों भागीदारों को चैनलाइज किया जाता है। साथ ही सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उनके तकनीकी मुद्दों का समाधान करने के लिए एक दैनिक ओपन हाउस शुरू किया है। आवेदक केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पोर्टल पर भी अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, जहां सरकार द्वारा मुद्दों का समाधान किया जाता है। मूल्यांकन अध्ययन और प्रभाव अध्ययन रिपोर्टों से ये पता चलता है कि इन योजनाओं के अंतर्गत बहुत से अनुसूचित जाति के छात्रों जिन्हें प्रोत्साहन और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है, उन्होंने सफलता प्राप्त की है। ये योजनाएं अनुसूचित जाति समुदाय के छात्रों के शैक्षिक सशक्तिकरण को सामूहिक रूप से बढ़ावा देती हैं। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है EMRS में शिक्षा की गुणवत्ता से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद रायगा कृष्णैया ने। उन्होंने जनजातीय कार्य मंत्रालय से पूछा कि 728 लक्षित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की वर्तमान परिचालन स्थिति और इनमें कुल नामांकन की स्थिति क्या है। मंत्रालय दूरस्थ EMRS में अहर शिक्षकों की भर्ती और उन्हें बनाए रखने की चुनौती का समाधान किस प्रकार किया जा रहा है। क्या EMRS शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए नेशनल स्टैंडर्ड्स एक्रेडिशन फ्रेमवर्क का शुभारंभ किया गया है और सभी नवनिर्मित EMRS में स्मार्ट कक्षाओं और अनुभवनात्मक अधिगम सुविधाओं के एकीकरण की प्रगति क्या है। इस सवाल का जवाब दिया जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि 28 नवंबर 2025 तक देश भर में 1,53,350 छात्रों के नामांकन के साथ कुल 499 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय संचालित हैं। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति ने EMRS कर्मचारी चयन परीक्षा 2023 के माध्यम से 10,391 पदों पर सीधी भर्ती के लिए अपना पहला अभियान चलाया। भर्ती का दूसरा चरण सितंबर 2025 में विज्ञापन अधिसूचना के साथ शुरू हो गया है। शिक्षण और गैर शिक्षण स्टाफ केंद्रीय वेतन स्तर 10%, विशेष वेतन और आवास के हकदार हैं। राज्य EMRS समिति के माध्यम से शिक्षण और गैर शिक्षक स्टाफ को प्रशिक्षित किया गया है ताकि उन्हें
ईएमआरएस में रहने के माहौल के हिसाब से ढाला जा सके और जनजातीय छात्रों के प्रति उनकी संवेदनशीलता बढ़ाई जा सके। ईएमआरएस के स्वयं मूल्यांकन के लिए विद्यालय गुणवत्ता और मूल्यांकन ढांचे संरचना का शुभारंभ किया गया है। अब तक 154 ईएमआरएस का मूल्यांकन पूरा हो चुका है। डिजिटल शिक्षण को मजबूत करने के लिए NESTS ने स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले कंप्यूटर लैब और खास तौर पर ईएमआरएस छात्रों के लिए एक समर्पित DTH टीवी चैनल शुरू किया है। ये चैनल कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा सामग्री प्रदान करता है, जिससे अच्छी गुणवत्ता के शैक्षिक संसाधन लगातार मिलते रहते हैं। वर्तमान में ईएमआरएस में 262 स्मार्ट क्लासरूम हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम में हम प्रश्नकाल के दौरान कुछ अहम मंत्रालयों से पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल और उनसे जुड़े जवाब आपको दिखा रहे हैं। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है कोयला खनन के प्रभाव से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद लवली आनंद ने। उन्होंने कोयला मंत्रालय से पूछा कि देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान कोयला उत्पादन लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है। कोयला खनन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण जैसी स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने में क्या प्रगति हुई है। वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों की नीलामी की नीति को कितनी सफलता मिली है और बंद पड़ी खानों के पुनरुद्धार और भूमि सुधार के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं। इस सवाल का जवाब दिया कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि 2025-26 के लिए अखिल भारतीय कच्चे कोयले के उत्पादन का लक्ष्य 1157 मिलियन टन है, जिसमें से कोल इंडिया लिमिटेड का कोयला उत्पादन लक्ष्य 875 मिलियन टन है। सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड के लिए 72 मिलियन टन है और कैप्टिव वाणिज्यिक अन्य के लिए 210 मिलियन टन है। कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2029-30 तक लगभग 1.5 बिलियन टन का महत्वाकांक्षी घरेलू कोयला उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया है। कोयला उत्पादक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कोयला खनन के लिए सख्त पर्यावरणीय मानकों का पालन करते हैं। किसी भी नई परियोजना को शुरू करने या कोयला खान परियोजना के विस्तार के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त की जाती है, जिसके लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन और पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार की जाती है और इन्हें सभी खानों में कार्यान्वित किया जाता है। भूमि सुधार अनुमोदित खनन योजना और EMP योजना के अनुसार किया जाता है। कोयला सार्वजनिक उपक्रमों ने कोयला खनन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए उपायों का एक व्यापक सेट अपनाया है, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वायु अधिनियम, जल अधिनियम और खदान बंद करने के दिशा निर्देशों का सख्त अनुपालन, सतत और हरित खनन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, वायु गुणवत्ता का कड़ा अनुपालन और निगरानी, खान जल का पुनः उपयोग और संरक्षण उपाय, भूमि सुधार और खान बंद करने संबंधी दिशा निर्देश, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और हरित पट्टी विकास, परिवेश पोर्टल के माध्यम से निगरानी और अनुपालन, CPCB, SPCB और पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ सहयोग, पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाना और प्रदूषण नियंत्रण उपायों को अपनाना। अत्याधुनिक लाभकारी प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन के माध्यम से पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए कोयले की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए सभी नए चालू और नियोजित वाष्पियों को हेवी मीडिया साइक्लोन, टीटर बेड सेपरेटर, स्पाइरल कंसंट्रेटर और फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रौद्योगिकी सहित उन्नत टेक्नोलॉजी समाधानों से लैस किया गया है। सभी नई वाष्पियों को शून्य अपशिष्ट निर्वहन प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा प्रचालन दक्षता बढ़ाने, कोयला धुलाई कार्यों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए मौजूदा पुरानी वॉशरीज का आधुनिकीकरण और नवीकरण किया गया है। जहां तक कोयला गैसीकरण का संबंध है, सरकार ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की सहायता करने के लिए 24 जनवरी 2024 को 8,500 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक व्यापक वित्तीय सहायता स्कीम को मंजूरी दी। इस पहल के तहत 7 परियोजनाओं का चयन किया गया है और वो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है और ये अपेक्षा की जाती है कि वो चालू होने के बाद प्रतिवर्ष लगभग 11.755 मिलियन टन कोयले का उपयोग करेंगे। नीलामी नीति के केवल 5 वर्षों में कोयला मंत्रालय ने 276.04 मिलियन टन PA के पीक रेटेड क्षमता के साथ नीलामी के 12 दौर में 133 कोयला खानों की नीलामी की है। एक बार चालू हो जाने के बाद इन 133 कोयला खानों से 41,407 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश के साथ 38,710 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व सृजित होने और 3,73,199 लोगों को रोजगार मिलने की अपेक्षा है। कोल इंडिया लिमिटेड परित्यक्त और बंद की गई
कोयला खानों के लिए राजस्व हिस्सेदारी मॉडल के माध्यम से कतिपय विरासत और गैर प्रचालनरत भूमिगत खानों के पुनरुद्धार का कार्यान्वयन कर रही है। राजस्व हिस्सेदारी मोड में CIL इसकी सहायक कंपनी कोयले के उत्खनन, निष्कर्षण और CIL इसकी सहायक कंपनी के सुपुर्दगी के लिए खान विकासकर्ता और प्रचालक के माध्यम से किसी भी बंद की गई खान को फिर से खोलने, बचाने, पुनर्वास विकसित करने और संचालित करने की पेशकश करती है और खनन किए गए कोयले से राजस्व का प्रतिशत हिस्सा बोली में उद्गृत उच्चतम दर के आधार पर CIL इसकी सहायक कंपनी के साथ साझा किया जाता है। राजस्व साझाकरण मॉडल के तहत अब तक कुल 32 बंद या परित्यक्त खानों को चिन्हित किया गया है। 39.28 MTY क्षमता वाली 28 खानों के लिए स्वीकृति पत्र जारी किए गए हैं। 4 खान पुनः निविदा के चरण में हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 2 खानों यानी BCCL की PB परियोजना और ECL की गोपीनाथपुर परियोजना में कोयले का उत्पादन शुरू हो गया है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है अपशिष्ट से ऊर्जा संबंधी प्रायोगिक परियोजनाओं से। सवाल को पूछा है हरीश चंद्र मीना ने। उन्होंने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से पूछा कि क्या जुलाई 2025 में जारी संशोधित दिशा निर्देशों के अंतर्गत राजस्थान में टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने की कोई प्रायोगिक परियोजना प्रस्तावित की गई है। अगर हाँ, तो कृषि अपशिष्ट विशेषकर धान की पराली के अवशेषों को बायोमास ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? क्या अद्यतन दिशा निर्देशों के अंतर्गत इन जिलों में कोई संपीड़ित बायोगैस संयंत्र या बायोगैस इकाइयां स्थापित की गई हैं? और बायोमास ऊर्जा परियोजनाओं में विशेष रूप से किसानों की आय बढ़ाने के लिए स्थानीय समुदायों और MSME की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? इस सवाल का जवाब दिया नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि जुलाई 2025 में जारी संशोधित दिशा निर्देशों के अंतर्गत राजस्थान के टोंक और सवाई माधोपुर जिलों के लिए अब तक अपशिष्ट से ऊर्जा प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है। फसल अवशेष के सतत प्रबंधन के लिए लाभार्थियों को दिए जाने वाले विभिन्न प्रोत्साहन भी उन्होंने साझा किए, जिनमें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करके राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के अंतर्गत जैव ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में सहायता करता है। इनमें बायोमास आधारित सह उत्पादन संयंत्र, ब्रिकेट, पैलेट्स विनिर्माण संयंत्र और कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र शामिल हैं। इन प्रयोजन के लिए NBP के अंतर्गत केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। इस योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की खरीद के लिए किसानों को 50% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और ग्रामीण उद्यमियों, किसानों की सहकारी समितियों, DNRLM, क्लस्टर स्तर के संघों और स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों और पंचायतों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के लिए 80% की दर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मशीनरी और उपकरणों की पूंजीगत लागत पर धान आपूर्ति श्रृंखला परियोजनाओं को अधिकतम 1.5 करोड़ रुपए तक की 65% की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड धान की पराली के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पैलेटलाइजेशन और टॉरिफैक्शन संयंत्रों की स्थापना के लिए पर्यावरण संरक्षण प्रभार निधियों के अंतर्गत एक बार की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अपनी बायोमास एकत्रीकरण मशीनरी योजना के अंतर्गत कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोड्यूसर्स को बायोमास संग्रहण और एकत्रीकरण के लिए बेलर, रेकर और ट्रॉली जैसी मशीनें खरीदने के लिए सहायता प्रदान करता है, ताकि कृषि अवशेषों का कुशल उपयोग हो सके और उन्हें खुले में जलाने से रोका जा सके। राजस्थान के टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में 90 TPD की संचयी स्थापित क्षमता के साथ कुल 4 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र पंजीकृत किए गए हैं। कृषि अवशेष के उपयोग के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के अलावा राजस्थान सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के माध्यम से बायोमास आधारित परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा देती है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है पूर्वोत्तर राज्यों में 4G और 5G कनेक्टिविटी के विस्तार से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद अमर सिंह टिस्सो ने। उन्होंने संचार मंत्रालय से पूछा कि असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में 4G और 5G नेटवर्क विस्तार की वर्तमान स्थिति क्या है। पहाड़ी और सीमावर्ती जिलों में नेटवर्क कवरेज की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या सरकार ने इस क्षेत्र में संपूर्ण मोबाइल कवरेज के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब दिया संचार और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने।
अपने जवाब में उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2025 तक असम राज्य सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में कुल 45,934 गाँव में से 43,088 गाँव और 5,606 गाँव क्रमशः 4G और 5G मोबाइल कनेक्टिविटी से कवर हो चुके हैं। इसके अलावा कार्बी आंगलों और दीमा हसाओ जिले में कुल 3,017 गाँव में से 2,886 गाँव और 108 गाँव क्रमशः 4G और 5G मोबाइल कनेक्टिविटी से कवर हो चुके हैं। दूरसंचार सेवा प्रदाता सेवा से वंचित आबादी वाले किसी भी गांव में मोबाइल कवरेज तकनीकी व्यावसायिक व्यवहार्यता के आधार पर प्रदान करते हैं। सरकार डिजिटल भारत निधि से वित्त पोषण के मामले में देश के ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में 4G मोबाइल टावरों की संस्थापना के माध्यम से दूरसंचार कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए कई स्कीमें कार्यान्वित कर रही है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI केंद्र से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद विप्लव कुमार देव ने। अपने सवाल में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि देश के पास वैश्विक AI केंद्र बनाने का एक अनूठा अवसर है। अगर हाँ, तो ये ध्यान में रखते हुए कि AI पर केंद्रित प्रयास भारत को अगले दशक में AI टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकर्ता के रूप में स्थापित कर सकता है। सरकार की प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब दिया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्थाओं, उद्योगों और समाज को अभूतपूर्व गति से बदल रहा है। भारत के लिए वैश्विक AI हब के रूप में उभरने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप सरकार AI प्रौद्योगिकी के विकास और उपयोग के लिए लोकतंत्रीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस दृष्टिकोण के भाग के रूप में भारत पैमाने, प्रतिभा, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और तेजी से टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए अपनी शक्ति का लाभ उठा रहा है। AI नेतृत्व के लिए भारत का रणनीतिक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने मार्च 2024 में इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी। इसे एक व्यापक, समावेशी और टिकाऊ AI इकोसिस्टम बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रयास के रूप में डिजाइन किया गया है। AI मिशन के 7 स्तंभ भी उन्होंने साझा किए, जिनमें इंडिया AI कंप्यूट क्षमता। इसका उद्देश्य MSME और स्टार्टअप सहित सभी को किफायती कीमत पर हाई एंड कंप्यूट पावर प्रदान करना है। इंडिया AI फाउंडेशन मॉडल, भारतीय डेटा सेट और भाषाओं पर प्रशिक्षित भारत के अपने बड़े मल्टी मॉडल मॉडल विकसित करना। ये जेनरेटिव AI में संप्रभुत क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए है। AI कोष, AI मॉडल के प्रशिक्षण के लिए बड़े डेटा सेट विकसित करना। AI कोष एक एकीकृत डेटा प्लेटफॉर्म है जो सरकारी और गैर सरकारी स्रोतों से डेटा सेट को एकीकृत करता है। इंडिया AI अनुप्रयोग विकास पहल, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, शासन, सीखने की अक्षमता जैसे क्षेत्रों में भारत के लिए विशिष्ट चुनौतियों के लिए AI अनुप्रयोगों को विकसित करना। इंडिया AI फ्यूचर स्किल्स, AI डोमेन में स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD की संख्या में वृद्धि करके भारत में AI कुशल पेशेवरों को विकसित करना। ये पूरे भारत के टियर 2, टियर 3 शहरों में डेटा और AI लैब स्थापित करने की भी कल्पना करता है। इंडिया AI स्टार्टअप फाइनेंसिंग, AI स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना। सुरक्षित और विश्वसनीय AI, जिम्मेदार AI अधिग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ शासन ढांचे के साथ नवाचार को संतुलित करना। सरकार ने सुरक्षित, समावेशी और जिम्मेदार AI उपयोग के लिए एक व्यापक रोड मैप के रूप में इंडिया AI शासन संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। वैश्विक मंच पर भारत वैश्विक AI वार्तालापों को आकार देने में सक्रिय रहा है। इसने AI पर वैश्विक साझेदारी जैसे मंचों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जहां वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। हाल ही में भारत ने फ्रांस के साथ पेरिस AI एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की। भारत AI इम्पैक्ट समिट 2026। भारत 16 से 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में भारत AI इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी करेगा। पहली बार वैश्विक AI समिट सीरीज वैश्विक साउथ में होगी। ये बदलाव एक अधिक समावेशी वैश्विक AI संवाद की ओर एक व्यापक कदम का संकेत देता है। शिखर सम्मेलन से पहले दुनिया भर में 200 से अधिक पूर्व शिखर सम्मेलन कार्यक्रम पहले ही आयोजित किए जा चुके हैं। पिच फेस्ट, इनोवेशन चैलेंजेस और एक वैश्विक शोध संगोष्ठी सहित 7 प्रमुख पहल चल रही हैं। आयोजक और संस्थान आधिकारिक शिखर सम्मेलन के एजेंडे का हिस्सा बनने के लिए कार्यक्रमों का प्रस्ताव दे सकते हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान चर्चा 7 विषयगत चक्रों यानी मानव पूंजी, समावेशन, सुरक्षित और विश्वसनीय AI, लचीलापन, नवाचार और दक्षता, AI संसाधनों का लोकतंत्रीकरण और आर्थिक विकास और सामाजिक भलाई के लिए AI पर केंद्रित रहेगा। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।